जो बात चल रही थी कल, वो आदेश 27A पर चल रही थी और उसमें ये बात आ रही थी कि अगर विचारणा न्यायालय ने सिविल कोर्ट के समक्ष, जिसके समक्ष मुकदमा दायर हुआ है, उसके समक्ष कोई मुकदमा है और जिसमें उस न्यायालय का ये विचार है कि इसमें अनुच्छेद 132 के खंड 1 उसमें जिस प्रकार के प्रश्न बताए गए हैं, ऐसा कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, ऐसा उसे प्रतीत होता है या नहीं है ये दूसरी बात, लेकिन इट्स अपीयर, ये प्रतीत हो रहा है। तो चूंकि अनुच्छेद 137 सबसेक्शन 1 वो संविधान के निर्वचन से संबंधित अनुच्छेद है। कल भी हमने चर्चा की कि अनुच्छेद 132 सबसेक्शन 1 में यह लिखा हुआ कि अगर किसी मामले की प्रकृति कैसी भी हो, संविधान के निर्वचन का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी। यदि उच्च न्यायालय ने प्रमाणित किया है कि उस मामले में उस प्रकार का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, कब? जब उच्च न्यायालय के समक्ष वो मामला बाय वे ऑफ अपील या अन्य किसी तरह से पहुंचा है और उच्च न्यायालय को लगता है कि इसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस प्रश्न पर निर्धारण किया जाना चाहिए जो संविधान के निर्वचन से संबंधित है और इस मामले में अंतर्ग्रस्त है, तो वो अनुच्छेद 134A उसके अंतर्गत सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं और जब उच्चतम न्यायालय में अपील उस मामले की होगी। अन्यथा सामान्य स्थिति ये रहती है कि उच्चतम न्यायालय अपील न्यायालय नहीं है। ठीक है, सामान्य दशाओं में उच्चतम न्यायालय अपील न्यायालय नहीं है। इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो अपील न्यायालय बनेगा। कुछ विशेष परिस्थितियां हो तभी उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार आपको मिलता है। सामान्य स्थितियों में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का आपको अधिकार नहीं होता। ये जैसे जैसे हम लोग अपीलों के पोर्शन पढ़ते जाएंगे ये बात क्लियर होती जाएगी। जैसे सीआरपीसी पढ़ी थी तो वहां क्लियर हुआ था कि अगर कोई मामला ऐसा है कि नीचे से दोषमुक्त हुए और अपील जब उच्च न्यायालय के समक्ष गई तो उच्च न्यायालय ने न सिर्फ दोष सिद्ध किया बल्कि 10 वर्ष या उससे अधिक सजा या मृत्युदंड ये दे दिया, तब उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। ये कोई ऐसा मामला है जो दंडिक मामला है लेकिन उसमें अनुच्छेद 134 में जो कुछ कहा गया है वो संतुष्ट हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकेगी, वो भी उच्च न्यायालय द्वारा सर्टिफिकेट जारी करने के आधार पर। या फिर आप किसी मामले में उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अनुमति मांगते हैं कि इस मामले में हम आपके समक्ष अपील प्रस्तुत करना चाहते हैं और उच्चतम न्यायालय को यह उचित लगता है कि ठीक है, इट इज अ फिट केस, ठीक है, फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ अपील बिफोर अस, देन दे कैन ग्रांट द लीव, तो वो अनुमति दे सकते हैं और तब विशेष अनुमति याचिका या स्पेशल लीव पिटीशन उनके समक्ष प्रस्तुत होगी। यानी इन जनरल यू कैन नॉट फाइल एनी अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अभी हम लोग सीपीसी में देखेंगे जब सेक्शन 96 से अपीलें आना शुरू होंगी तो मूल डिग्री की अपीलें 96 में होंगी और सेकेंड अपील धारा 100 में आएगी। मूल डिग्री से अपील प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होगी वो आदेश 41 वो बताएगा और अपीलीय डिग्री से अपील यानी सेकंड अपील, अपीली डिग्री से अपील मीनिंग देयर बाय फर्स्ट अपील में तो अपीली डिग्री आ गई, फिर उससे अपील तो सेकंड अपील हो गई।
तो अपीलीय डिग्री से अपील मीनिंग देयर बाय सेकंड अपील, ये प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहां आएगी? आदेश 42 में। तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने का कोई अधिकार सामान्य स्थितियों में आपको नहीं होता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील तभी जाती है जबकि कोई स्पेशल सर्कमस्टांस, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो अगर कोई विचारण न्यायालय के समक्ष मुकदमा ऐसा आया है जिसमें विचारण न्यायालय को ऐसा लगता है कि संविधान के निर्वचन से संबंधित प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, तो वो क्या करेंगे? उस पर निर्धारण से पूर्व एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट, ठीक है, अगर वो मामला राज्य से संबंधित है, राज्य की सरकार से संबंधित है, और अगर केंद्र से संबंधित है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उन्हें सम्मन करेंगे, या कानूनी लिखत इसकी विधि मान्यता इससे संबंधित प्रश्न है तो भी वो एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सम्मन करेंगे। और फिर हम लोगों ने देखा नियम 2 आया था, ठीक है, और नियम 2 में उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल सम्मन किए जाने पर न्यायालय से ये निवेदन कर सकेंगे कि वे बाद में जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है उसे पक्षकार के तौर पर जोड़े, और यदि वे ऐसा निवेदन करते हैं तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को पक्षकार के तौर पर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। और 2A इसी की बाबत कहता है कि जब क्या होगा, कानूनी लिखत इसकी विधि मान्यता, इससे संबंधित कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल को सम्मन किया गया है, तो वे उसी बात जिस बात संविधान के निर्वचन वाले मामलों में वे न्यायालय से निवेदन कर सकते थे कि इसमें केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार को पक्षकार के तौर पर जोड़ दिया जाए, उसी प्रकार वे इन मामलों में भी निवेदन कर सकेंगे कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार को पक्षकार के तौर पर जोड़ दिया जाए। और यदि वे ऐसा निवेदन करते हैं तो न्यायालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार को पक्षकार के तौर पर जोड़ने का आदेश दे देंगे। कहता है 2 में किसी कानूनी लिखत की विधि मान्यता संबंधी वाद में सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रतिवादी के रूप में जोड़ने की न्यायालय की शक्ति। न्यायालय किसी ऐसे वाद में जिसमें कोई ऐसा प्रश्न जो नियम 1 में ठीक है निर्दिष्ट है, अंतर्ग्रस्त है, कार्रवाइयों के किसी प्रक्रम में यह आदेश कर सकेगा कि सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाए। यदि ऐसा स्थिति सरकारी प्लीडर द्वारा या ऐसे प्राधिकारी की ओर से जिसने लिखत जारी की थी मामले में उपसंजात होने वाले प्लीडर द्वारा चाहे नियम 1 के अधीन सूचना प्राप्त करने पर या अन्यथा ऐसे जोड़े जाने के लिए आवेदन किया जाता है और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि प्रश्न के समाधान प्रद अवधारण के लिए ऐसा जोड़ा जाना आवश्यक है। ठीक है, तो थोड़ा सा परिवर्तन, क्योंकि नियम 1 में उन्होंने एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को सम्मन करने की बात कही है, और 1 का जहां कानूनी लिखत की विधि मान्यता संबंधी बात है वहां उन्होंने सरकारी प्लीडर या उस प्राधिकारी को सम्मन करने की बात की है। ठीक है, जिसका संबंध उस कानूनी लिखत की विधि मान्यता से है। और हमने यहां बोल दिया कि दोनों दशाओं में एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सम्मन किए जाएंगे, जबकि ऐसी बात नहीं। ठीक है, क्योंकि नियम 1 संबंधित है अनुच्छेद 132(1) में जो प्रश्न अंतर्ग्रस्त होते हैं उनसे, और 1 का संबंधित है कानूनी लिखत की विधि मान्यता। अगर किसी विचार न्यायालय के समक्ष विचारित है तो उससे, तो 2 का संबंध, नियम 2 का संबंध उन मामलों से है जिनमें नियम 1 लागू हो रहा है।
अर्थात जहां संविधान के निर्वचन से संबंधित प्रश्न अंतर्ग्रस्त और 2 का संबंध उन मामलों से जिनके संबंध में 1 का लागू हो रहा है, अर्थात जहां कानूनी लिखत की विधिमान्यता अंतर्ग्रस्त है, तो सरकारी प्लीडर या उस प्राधिकारी को जिससे वो लिखत संबंधित हो रही है। तो ये आपका 2 और 2 का थे। खर्चे कहता जहां सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी बाद में प्रतिवादी के रूप में नियम 2 या नियम 2 का के अधीन जोड़ा जाता है, वहां महान्यायवादी, महाधिवक्ता या सरकारी प्लीडर यह सरकार या अन्य प्राधिकारी उस न्यायालय में जिसमें जोड़े जाने का आदेश किया गया था तब तक खर्चे के लिए हकदार या दायित्वाधीन नहीं होगा जब तक कि न्यायालय मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष कारण से अन्यथा आदेश न करे। यानी सेक्शन 35A और 35B की शक्तियां प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि सेक्शन 35 में कहा था कि न्यायालय सामान्य तौर पर खर्चे दिलाएगा। 35A में कहा था कि अगर आपने तंग करने वाली प्रतिरक्षाएं की, जानबूझकर तंग करने वाली प्रतिरक्षाएं आप कर रहे हो, तो इन प्रतिरक्षाओं के बाबत खर्च दिलाए जाएंगे उसको जिसको आपने तंग किया है अननेसेसरी। और 35B में कहा कि विलंब कारित करने के लिए अगर आप मामले की सुनवाई में लगातार विलंब अपने कामों से जानबूझकर पैदा कर रहे तो भी खर्चे दिलाए जा सकते हैं। तो 35 से 35B की शक्तियां प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि उसमें खर्चों के संबंध में जो कुछ कहा है उसके बावजूद नियम 3 में 27 से नियम 3 में यह लिख दिया कि खर्चे सरकार को, सरकारी प्लीडर को, उस प्राधिकारी को, एडवोकेट जनरल को या अटॉर्नी जनरल को सामान्य दशाओं में नहीं देने, सामान्य दशाओं में नहीं दे रहे, ये तो ठीक है। इस वाद में जिसमें अनुच्छेद 132(1) जिन मामलों का जिक्र करता है उनसे संबंधित प्रश्न अंतर्ग्रस्त प्रतीत होता है या फिर जिनमें किसी लिखत की कानूनी विधिमान्यता इससे संबंधित अंतर्ग्रस्त हो रहा है, तो उनमें, उन मामलों में इन लोगों को सामान्यतः न तो खर्चे देने होंगे और न ही ये खर्चे देने के दायित्व के अधीन होंगे, क्योंकि संबंध किया है न्यायालय नहीं है, ये वादी और प्रतिवादी थे नहीं, इन्हें तो संबंध करके आपने बुलाया क्योंकि आपको 27 से शक्ति मिली थी, तो इन्हें तो संबंध करके आपने बुलाया है, उन्होंने तो कोई मुकदमा फाइल नहीं किया। तो सामान्य तौर पर वो कोई खर्च क्यों दे और किसी खर्च को देने के दायित्व के अधीन वो क्यों आए, क्योंकि उन्होंने मुकदमा 35 कहता है कि मुकदमा जो हारेगा उस पक्षकार को खर्च इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि जस्टिफिकेशन ये है कि भाई आप ही की वजह से मुकदमा लाना पड़ा। अगर ये अपनी वजहों से मुकदमा ले भी आए थे तो आप प्रथम सुनवाई के अवसर पर स्वीकृत कर लेते कि हमें इनका मामला स्वीकार है, इनकी ये बात जो है वो ठीक है एकदम। तो वादी जिस वजह से मुकदमा लाया था वो उसे अनुतोष से तत्काल मिल गया होता, लेकिन ये तो आपने किया नहीं। तो मुकदमा आपकी वजह से चला और खर्च हुए, क्वेश्चनियर्स या स्वीकृतियां करने के संबंध में आपसे अपेक्षा की गई, आपने वो भी नहीं किया, तो चीजों को साबित करना पड़ा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, साबित करने में खर्च हुआ, तो आपको खर्च देने चाहिए, इस बात का एक जस्टिफिकेशन है।
लेकिन यहां जो स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें तो वो कोई मुकदमा ही नहीं लाए थे, ना तो सरकारी प्लीडर कोई मुकदमा लाया था, ना वो प्राधिकारी मुकदमा लाया था जिसका संबंध आप कानूनी लिखत की विधिमान्यता से बताते हैं, और ना ही अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल मुकदमा लाए थे। ये तो आपको प्रतीत हुआ, और वो भी प्रतीत हुआ है, अभी इसका सवाल नहीं है, ठीक है, आपको प्रतीत हुआ है, दैट इज व्हाई आपने एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल को सम्मन कर लिया, फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी, देन वादी और प्रतिवादी आपने बनाया। अब ये ठीक है कि वादी और प्रतिवादी जब आप बना देंगे तो वो तंग करने वाली प्रतिरक्षाएं ये भी कर सकते हैं, भाई फिर तो कर ही सकते हैं, आप तो पक्षकार हो गए। ये भी हो सकता है कि पक्षकार बनने के लिए वो आवेदन ना करें, आपने बुलाया तो बुलाया निरुद्देश्य तो होगा नहीं, आप उनकी राय चाहते हैं कि इस मामले में उस प्रकार का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है या नहीं, इसीलिए तो बुलाया। इस कानूनी लिखत की विधिमान्यता वाकई ठीक है संदिग्ध है या नहीं, अर्थात कानूनी लिखत की विधिमान्यता संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त है या नहीं, क्योंकि उसी कानूनी लिखत के आधार पर मामले का निस्तारण हो रहा है। यदि यह वक्फ डीड है तभी तो ये जमीन वक्फ की मानी जाएगी, पहले ये तो तय हो कि वक्फ डीड है, ठीक है ना। तो विधिमान्यता संबंधी प्रश्न पर मत प्राप्त करने हेतु तो आपने उन्हें बुलाया, वे आए, उन्होंने खाली मत दिया अपना और चले गए, ठीक है। अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल को इसलिए बुलाया गया क्योंकि अटॉर्नी जनरल कौन होगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने योग्य व्यक्ति, एडवोकेट जनरल कौन होगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश होने योग्य व्यक्ति, और ये दोनों ही न्यायालय संविधान के निर्वचन से संबंधित प्रश्नों को सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको एक ओपिनियन इस संबंध में दे सकते हैं कि वाकई आपको प्रतीत हो रहा, हो सकता वो कहें वाकई नहीं है, ठीक है, तो वो मामला आप विचारित करेंगे, आगे चलेगा। और अगर वो कहें है तो हो सकता है आपको संदर्भ उच्च न्यायालय को भेजिए, अभी देखेंगे हम लोग जो अपील का मामला पढ़ेंगे तब सारी चीजें आएंगी, तो आपको उच्च न्यायालय को संदर्भ भेजना चाहिए, वहां से डिसाइड होकर आएगा कि इस मामले में उस प्रकार का प्रश्न यानी संविधान के निर्वचन से संबंधित प्रश्न अंतर्ग्रस्त है या नहीं। अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे, और अगर वो पाएंगे उच्च न्यायालय वाले कि वाकई अंतर्ग्रस्त है तो उस प्रश्न पर निर्णय वो दे देंगे, फिर उस निर्णय की लाइट में आप इस मामले को डिसाइड करिएगा। तो एक व्यवस्था इसलिए बनाई गई, ठीक है। लेकिन एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल या सरकारी प्लीडर या उस प्राधिकारी ने आवेदन कर दिया कि आप इसमें हमें पक्षकार बनाइए, ठीक है ना। हमें यानी सरकार को, केंद्र सरकार को या राज्य की सरकार को पक्षकार बनाइए, यह आवेदन हो गया। किन्हीं कारणों से उन्होंने यह समुचित जाना कि ओपिनियन के अलावा हमें इसमें पक्षकार बनना चाहिए, और उन्होंने पक्षकार बनने के लिए आवेदन कर दिया। तो अब तो वो पक्षकार हो गए, ठीक है। अब वो विलंब भी कारित कर सकते हैं और तंग करने वाली प्रतिरक्षाएं ये भी कर सकते हैं, दोनों बातें हो सकती। इसलिए एक समेकित, एक बैलेंस प्रोविजन ये बनाना पड़ेगा, और वही 27 से नियम 3 के माध्यम से उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि प्रथमतः प्राइमरली these person will not be liable for the payment of cost, ठीक है। प्रथमतः इन्हें खर्चों के लिए दायित्व के अधीन नहीं किया जाएगा, लेकिन द्वितीयतः अर्थात अगर न्यायालय अन्यथा निर्देश करे तो फिर खर्चों के लिए दायित्व के अधीन किया भी जा सकता है।
और न्यायालय अन्यथा निर्देश कब करेगा? जबकि ये तंग करने वाली प्रतिरक्षाएं करेंगे या विलंब कारित करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि 35-35A 35B की शक्तियां ये आरक्षित रखी गई है, लेकिन एक सावधानी पूर्वक तरीके से इनके उपयोग की अनुमति नियम 3 के माध्यम से दी गई। ठीक है, उन मामलों में जिनमें किसी कानूनी लिखत की विधि मान्यता अथवा संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न ये अंतर्ग्रस्त प्रतीत होता है। ठीक है, उन मामलों का। और आज तक के पेपर्स में ये सवाल प्री में पूछा गया है और इसी रूप में पूछा गया, अंदर कुछ नहीं पूछा है। हम ये दावा नहीं कर रहे क्योंकि अब पेपर का पैटर्न लगातार बदलता जा रहा है, इसीलिए जो पुरानी तैयारी करने वाले लोग हैं उन्हें कुछ अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब पेपर का पैटर्न कॉन्सेप्चुअल होता जा रहा है। पहले तो ये था कि उन्होंने फलाने में क्या है, फलाने में क्या है, फलानी धारा, बस रट लिया, काम खत्म। अब ये नहीं है। अब जो पेपर आ रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का आ रहा हो, वो कॉन्सेप्चुअल आ रहा है। तो जब तक आपने पूरा नहीं पढ़ा तब तक होगा कुछ भी नहीं। जो अभी तक पूछा गया है वो यही पूछा गया कि उन मामलों में जिनमें कानूनी लिखत की विधि मान्यता, ठीक है, जिनमें किसी लिखत की कानूनी विधि मान्यता अथवा संविधान के निर्वचन से संबंधित प्रश्न अंतर्ग्रस्त प्रतीत होते हैं, वे किस आदेश के द्वारा, ठीक है, विनियमित होते हैं, अर्थात उनका निर्धारण करने संबंधी प्रक्रिया किस आदेश में दी गई है, तो वह आदेश 27A। ठीक है, आदेश 28 ये भी प्री में पूछा गया है कि सैनिकों और वायु सैनिकों, इनके विरुद्ध अगर मुकदमा लाना है या ये मुकदमा लाना चाहते हैं तो इनके द्वारा मुकदमा लाने की प्रक्रिया ये कहां दी गई है। ठीक है, ये भी नंबर पूछा गया है अब तक, तो आदेश 28 है। वहां इनके विरुद्ध मुकदमा लाने की प्रक्रिया या इनके द्वारा मुकदमा लाने की प्रक्रिया ये दी गई। कारण ये है कि ये किन स्थानों पर तैनात है उसकी जानकारी कभी भी सार्वजनिक नहीं की जाती। आपको केवल इतना पता रहेगा, घर वालों को भी, कि फलानी कमांड, उसका जो कमांड ऑफिसर है, कमांडिंग अफसर है, उनके अधीन ये कहीं तैनात है। उस कमांडिंग अफसर ने, उस कमांड ने जहां तैनात कर रखा है वहां ये तैनात है, बस इतना पता रहेगा। आपका पत्र व्यवहार कमांडिंग अफसर से होगा और कमांडिंग अफसर जहां तैनात होंगे, कोई हो सकता बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट हो। फॉरवर्ड पोस्ट मीनिंग देयर बाय, बस उस पोस्ट के आगे दूसरा देश ये शुरू होता हो, तो वहां तक उस पत्र को पहुंचवाने की जिम्मेदारी कमांड अफसर की होती है। अब सीपीसी कहती है कि पर्सनल तामील होनी चाहिए सम्मन की, ठीक है ना। अगर आप पर मुकदमा आया तो सम्मन की तामील किस पर होगी? प्रतिवादी पर। ठीक है, किस पर होगी? प्रतिवादी पर। प्रतिवादी पर होगी, मीनिंग देयर बाय पर्सनल तामील होगी, पर्सनल। और पर्सनल तामील नहीं हो सकती तब कुटुंब के वयस्क सदस्य पर होगी, ठीक है ना। और कुटुंब के वयस्क सदस्य पर भी अगर आपने तामील की तो कुटुंब का वयस्क सदस्य, उसके सामने भी वही परेशानी है जो आपके सामने थी, क्योंकि पता तो उसे भी नहीं है कि इन एक्चुअल प्रतिवादी कहां तैनात है। ठीक है, अर्थात उसने जिस व्यक्ति के लिए तामील ग्रहण की है, इन फैक्ट वो कहां तैनात है ये तो उसे भी नहीं मालूम। वो भी संपर्क करेगा तो कमांड अफसर से, और आप संपर्क करते तो भी
कमांड अफसर थे, पर्सनली तो वो भी नहीं जानता, तो कुटुंब के वयस्क सदस्य पर तामील से भी कोई लाभ उस मामले में नहीं हो सकता। जिस मामले में सैनिक, नौसैनिक अथवा वायुसैनिक प्रतिवादी है, अच्छा वादी है, तो वादी के तौर पर मुकदमा लाने के लिए उसे विद इन लिमिटेशन, ठीक है ना, वाद पत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होगा। और मानिए लिमिटेशन निकलने में 2 दिन बचे, 5 दिन बचे, 10 दिन बचे, 12 दिन बचे, 15 दिन बचे, आदि आदि, ठीक है। ये चलो लिमिटेशन नहीं निकल रही है, अभी नहीं निकल रही, मान लिया, लेकिन वो जिस यूनिट का सदस्य है उस यूनिट को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित शांति सेना उसका भाग बनाकर किसी युद्धरत देश में भेज दिया गया है, ठीक है। वो 2-3 साल आने की कोई संभावना नहीं। लिमिटेशन एक्ट कहता है जिस दिन वाद कारण आपकी जानकारी में आ गया उस दिन से लिमिटेशन बीतना शुरू हो गई, और एक बार लिमिटेशन बीतनी शुरू हुई तो सिविल वाद के लिए विशेष है, वहां अपील प्रस्तुत करने में देर हुई। लिमिटेशन एक्ट कहता है कि न्यायालय को शक्ति होगी, वो विलंब को क्षमा कर सकता है, ठीक है ना। मुकदमे को छोड़कर अन्य कार्यवाहियों को प्रस्तुत करने में अगर विलंब हुआ है तो न्यायालय क्षमा कर सकता है। सिविल वाद एकमात्र तो न कहें, हो सकता कुछ और भी हो, सिविल वाद एक ऐसी चीज है जिसे प्रस्तुत करने में अगर देर हो गई तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप मुकदमा प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसमें मुकदमा प्रस्तुत करने में जो विलंब आपको हुआ उसे कोई क्षमा नहीं कर सकता। अब उस वाद कारण पर मुकदमा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक को मुकदमा लाना है तो भी वो अपने पदीय कर्तव्यों को छोड़कर एक सामान्यवादी की तरह वाद पत्र उपस्थित करके मुकदमा लाने में असमर्थ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वाद पत्र तो तैयार कराना पड़ेगा, और वाद पत्र कैसे तैयार होगा, आदेश 7 की स्थिति है, आपको वेरीफाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। वो कंटेंट जिनका उल्लेख आप वाद पत्र में करोगे, आदेश 7 नियम 15 सत्यापित करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, आदि आदि सारी चीजें हैं वहां। तो एक सामान्यवादी की तरह है, न तो नौसैनिक, न सैनिक, न वायुसैनिक मुकदमा ला सकता है। तो उनके लिए भी स्पेशल प्रोसीजर ये देना पड़ेगा, क्योंकि सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक वे भी मुकदमा लाने की जरूरत इसका अनुभव कर सकते हैं, और मुकदमे उनके खिलाफ ये भी आ सकते हैं। दैट इज व्हाई द सीपीसी हैज प्रोवाइडेड Order 28, in which we could find the procedure for the institution of a civil suit against the soldier, sailor and airman, ठीक है ना। और उनके द्वारा यदि मुकदमा लाया जाना है तो भी आदेश 28 की मदद ली जा सकती है। तो आप देखें आदेश 28 कोई बहुत बड़ा नहीं है, कहता सैनिक या नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, कहता ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक जो छुट्टी अभिप्राप्त नहीं कर सकते अपनी ओर से वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेंगे। ये तो छुट्टी मिल जाए तो बात ही खत्म हो गई, तो नॉर्मल लिटिगेंट की तरह या नॉर्मल डिफेंडेंट की तरह है, दे मे अपीयर बिफोर द कोर्ट, बट इफ दे कैन नॉट गेट द लीव देन दे can authorize somebody, ठीक है, for the institution of suit and for the defense in a suit। ये कह रहा है जहां कोई ऐसा ऑफिसर, सैनिक या वायुसैनिक जो वैसी हैसियत में, यानी सैनिक वायुसैनिक या सैनिक वायुसैनिक या नौसैनिक की ही हैसियत में, सामान्य व्यक्ति की हैसियत में नहीं,
जहां कोई ऐसा ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक जो वैसी हैसियत में सरकार के अधीन वस्तुतः सेवा कर रहा है, वस्तुतः, देखिए शब्द वस्तुता और विदिता ये खूब समझ लीजिए। वस्तुता मतलब डिफेक्टो, प्रज्यूम किया जा रहा है वो सरकार की सेवा कर रहा है सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक के रूप में, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डिफेक्टो सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक के रूप में सेवा कर रहा है। सेना में बहुत लोग हैं, वहां वकील भी हैं, वहां जज भी हैं, वकील यानी सरकारी वकील, उन सरकारी वकीलों के अगेंस्ट यही वकील जो कचहरी में बैठ रहा है ये मुकदमा लड़ने जाता है। कब? जब कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है ना। कोर्ट मार्शल कोर्ट है जहां सैन्य विधियों के उल्लंघन के लिए सैनिकों, नौसैनिकों और वायुसैनिकों के विरुद्ध कार्रवाइयां संस्थित की जाती हैं। अगर सामान्य विधि का वो उल्लंघन करेंगे तो ये न्यायालय विचारणा करेंगे, अगर वो सैन्य विधियों का उल्लंघन करेंगे, ठीक है, तो विचारणा किसके द्वारा होगा? कोर्ट मार्शल के द्वारा। और कोर्ट मार्शल में जो बैठेगा वो सैन्य अधिकारी भी होता है और साथ में कानून जानने वाले लोग वो भी बैठते हैं, वहां उन्हें जज एडवोकेट कहा जाता है, ठीक है। और प्रोसिक्यूटर ये भी होंगे, ठीक है, वो भी एलएलबी की योग्यता धारण करने वाले लोग होंगे। अभी आपके ग्रुप में वो भी भेजा था कि सेना में प्रोसिक्यूटर्स की जरूरत है, एडवोकेट, जज एडवोकेट्स की जरूरत है, और नॉर्मल उन्होंने एलएलबी, एलएलएम यही मांगे थे। वो लोग वहां कार्रवाइयों का संचालन करेंगे और वहां रैंक तो सीमित ही होते हैं, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, यही रैंक है वहां। तो जो वहां प्रोसिक्यूशन का काम करता है उसे भी कहते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेकिन वो वस्तुतः कर्नल नहीं है। वस्तुतः वो कौन है? प्रोसिक्यूटर। वस्तुतः डिफेक्टो यानी बिल्कुल इनफैक्ट वो क्या काम कर रहा है? प्रोसिक्यूशन का। वो वस्तुतः कर्नल का काम नहीं कर रहा। डॉक्टर है सेना का, इंजीनियर है सेना का, तो वो वस्तुतः सैनिक नहीं है, लेकिन हो सकता है उसे वो रैंक मिली हो वहां, ठीक है, वो उस रैंक का इस्तेमाल कर रहा हो जो सैनिक करते हैं, ठीक है ना, ये संभव है। इसलिए उसने कहा कि जहां कोई ऐसा ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक जो वैसी हैसियत में, सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक की ही हैसियत में सरकार के अधीन वस्तुतः सेवा कर रहा है, डिफेक्टो सेवा कर रहा है, और सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक की हैसियत में ही कर रहा है। ये नहीं कर्नल की हैसियत में हम कर तो रहे, लेकिन वस्तुतः सेवा कर्नल के रूप में नहीं कर रहा है, वस्तुतः सेवा हम डॉक्टर के रूप में कर रहे हैं, ठीक है ना। विदिता डी-ज्यूरे, क्योंकि हमें कर्नल रैंक मिला हुआ तो यह कहा जाएगा कर्नल के रूप में हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः सेवा हम डॉक्टर के तौर पर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसने लिखा कि वस्तुतः सेवा कर रहा है, किसी वाद का पक्षकार है, पक्षकार है मीनिंग देयर बाय चाहे वादी है चाहे प्रतिवादी है, और स्वयं वाद के अभियोजित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने के प्रयोजन के लिए अनुपस्थिति छुट्टी अभिप्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। अनुपस्थिति छुट्टी उसे नहीं मिल सकती क्योंकि वो वस्तुतः सरकार के अधीन उस रूप में, उस हैसियत में सेवा कर रहा है, और वो जो काम कर रहा है वो काम दूसरों के द्वारा नहीं किया जा सकता। एक सामान्य व्यक्ति को वहां कैसे बैठा देंगे आप? उस सामान्य व्यक्ति को ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। वहां खाली तैनात नहीं रहना है, अगर आक्रमण होने लगा तो तुम्हें दूंगा मनोपड़ा जो गन चलानी नहीं आएगी, चलानी भी आ गई तो जो वहां
मौसम की परिस्थितियां हैं, ठीक है, वो भी आप नहीं झेल सकते, तो उनकी जगह सेवा कोई कर ही नहीं सकता। यूं तो कोई किसी की जगह सेवा नहीं कर सकता, लेकिन काम तो चल ही सकता है, लेकिन वहां तो काम भी नहीं चल सकता। वहां तो 3 साल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब जाकर के आप उस ढंग की परिस्थितियों में और उस ढंग का काम कर पाएंगे, अन्यथा कर ही नहीं सकते। इसीलिए कुछ मूर्ख इस टाइप की बातें किया करते कि युद्ध तो हो ही नहीं रहा, सेना की क्या जरूरत, और अगर यूं होने लगा तब भाई उसका क्या पता कब होने लगेगा, और क्या जब होने लगेगा तब सेना भर्ती कर लेंगे, और अगर कर भी ली तो वो सेना कर क्या लेगी? जिस सेना को ट्रेनिंग ही नहीं, ठीक है, क्या लड़ेगी? वो लड़ ही नहीं सकती, क्योंकि लड़ाई कोई बंदूक से तो होनी नहीं, वो तो अत्याधुनिक हथियार है, उनको तो चलाना आना चाहिए। आपके पास फाइटर जेट खड़ा, पायलट नहीं, क्या कर लेगा फाइटर जेट? और फाइटर जेट तो चलाना एक कला है, सेकंडों में नीचे आएगा, सेकंडों में ऊपर जाएगा, उससे टारगेट को हिट करना ये तो बहुत कठिन काम है। इसलिए जो वस्तुतः ड्यूटी कर रहा है उसे छुट्टी आसानी से नहीं मिल सकती, तो कहता है छुट्टी अभी प्राप्त नहीं कर सकता। वह अपने बदले बाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, किसी भी व्यक्ति को, कोई जरूरी नहीं कि मस्ट बी हिज ब्लड रिलेशनल, ये कोई जरूरी नहीं है, किसी को भी। वह प्राधिकार लिखित होगा, जो अथॉरिटी वो देगा वो लिखित होगी, और उस ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने कमान ऑफिसर, जो उसका कमांडिंग अफसर है, कि या यदि पक्षकार स्वयं कमांडिंग अफसर है तो ठीक निचले अधीनस्थ ऑफिसर के समक्ष, या जहां ऑफिसर सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक सेना, नौसेना या वायुसेना के स्टाफ नियोजन में सेवा कर रहा है, वहां उस कार्यालय के जिसमें वह नियोजित है प्रधान या अन्य वरिष्ठ ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाएगा। ऐसा कमान या अन्य ऑफिसर उस प्राधिकार को प्रति हस्ताक्षरित करेगा जो न्यायालय में फाइल किया जाएगा। भाई ये तय होना चाहिए, क्योंकि उसे तो छुट्टी मिलेगी नहीं, उसे तो छुट्टी मिलेगी नहीं, तो उसकी ओर से जो काम करने आएगा वो वही व्यक्ति है जिसे उसने प्राधिकृत किया था। ये कैसे तय हुआ? ठीक है भाई, उसे तो छुट्टी मिलेगी नहीं। कौन बता सकता है कि ये वो व्यक्ति है या नहीं जिसे उसने अधिकृत किया था? 2 लोग, या तो ये खुद बता दें, या तो ये खुद बता दे कि उस नौसैनिक या वायुसैनिक ने इसे अधिकृत किया या नहीं, ठीक है, और या वो सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक बताए। ये झूठ बोल सकता है कि हमें उन्होंने अधिकृत किया है, मालूम पड़ा इन्हें अधिकृत नहीं किया, मकान उसका, ये दावा कर रहे हैं मेरा है, ठीक है, और ये इनसे मिले हुए हैं, इन्होंने कह दिया सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक ने हमें अधिकृत किया है, प्रतिरक्षा ठीक से की नहीं, वो जीत गए, 3 साल उसे छुट्टी नहीं मिली, ठीक, अब मकान उनका हो गया, रस जुडिकेटा से बाढ़ कर गया, वो सिविल सूट लाए दूसरा, तो रस जुडिकेटा का सवाल उठता है कि आपने अपील क्यों नहीं की? अगर गलत डिसाइड हुआ तो आप अपील करते। वो कुछ जान ही नहीं पाया और उसके हितों को नुकसान हो गया। इसलिए सिर्फ इस आदमी की बात पर जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है विश्वास करना ठीक नहीं होगा। कुछ ऐसे प्रक्रिया बनानी पड़ेगी कि कोई और भी आ जाए बीच में, ऐसा जो मौके पर अवेलेबल हो सके, मौके पर, यानी अगर ये चर्चा, ये संदेह खड़ा हो जाए कि वाकई ये सिग्नेचर सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक के हैं या नहीं, उसने इन्हें अधिकृत किया या नहीं, ऐसा कोई आदमी बीच में आ जाए, ये जरूरी है।
इसलिए यहां लिखा गया कि इस प्राधिकार पत्र पर, प्राधिकार लिखित होगा पहली चीज, और इस प्राधिकार पत्र पर सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक किसी को अधिकृत करने के लिए जो हस्ताक्षर करेगा वो अपने कमांडिंग अफसर के समक्ष करेगा। ठीक है ना, अपने कमांडिंग अफसर उसके समक्ष आप करेंगे हस्ताक्षर अथॉरिटी लेटर पर। या अगर आप किसी स्टाफ में नियोजित हैं, ठीक है ना, मिलिट्री का स्टाफ भी होता है, जैसे आप, अरे भाई सैनिकों की तनख्वाह भी तो बनेगी, सैनिक छुट्टी भी तो लेंगे, उस सबका रिकॉर्ड रखना, 20 चीजें सेना में सप्लाई होती, उस सबका रिकॉर्ड रखना, उन चीजों को सुरक्षित रखना, यह भी तो उन्हीं का काम है। इसके लिए मिलिट्री के कैंटीन, उसके मैनेजर, ठीक है, विभिन्न चीजें होती हैं, और उन सब में भी सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक ही लगे होते हैं, कोई बाहर से नहीं लगाए जाएंगे। तो अगर आप किसी स्टाफ में नियोजित, तो आपका जो हेड है उसके समक्ष आप हस्ताक्षर करेंगे, या तो कमांडिंग अफसर या जो हेड है। अब यह भी हो सकता है तुम्हारी मुकदमेबाजी कमांडिंग अफसर से हो, यह भी तो संभव है भाई, यह भी तो संभव है तुम्हारा मुकदमा ही कमांडिंग अफसर पे है, क्योंकि कमांडिंग अफसर भी तो आदमी है, उसकी भी तो जमीन जायदाद है और तुम्हारी भी है, झगड़ा तुम ही दोनों के बीच है, या स्टाफ का जो हेड है उसी से। तो ठीक निचला ऑफिसर जो कमांडिंग अफसर से ठीक नीचे भी तो कोई होगा नेक्स्ट टू कमांडिंग अफसर, उसके समक्ष आप हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, और फिर ये कमांडिंग अफसर और जो मुख्य अधिकारी हैं आपके स्टाफ के, ठीक है, वो इसे प्रति हस्ताक्षरित यानी काउंटर साइन करेंगे, ताकि ये प्रमाणित हो सके कि आप ही ने हस्ताक्षर किए हैं। आप नहीं मिलेंगे, वो तो मिलेंगे, ठीक है, कमांडिंग अफसर और ये हेड तो मिलेंगे। अगर ये प्रश्न उठ जाएगा कि ये वो व्यक्ति है या नहीं है जिसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, तो इस प्रश्न का समाधान कमांडिंग अफसर आदि के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि काउंटर साइन उनके तो उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, तो एक प्रक्रिया इस प्रकार से बनाई गई ताकि कोई नुकसान न हो पाए। कहता है प्राधिकार के इस प्रकार फाइल किए जाने पर प्रति हस्ताक्षर इस बात के लिए पर्याप्त सबूत होगा कि प्राधिकारी सम्यक रूप से निष्पादित किया गया था और वह ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक जिसके द्वारा वह प्राधिकार दिया गया था, स्वयं बाद के अभियोजित करने या बाद में प्रतिरक्षा करने के प्रयोजन के लिए अनुपस्थिति छुट्टी अभिप्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, जो काउंटर साइन है कमांडिंग अफसर के, या अगर आप स्टाफ में नियोजित हैं तो आपके हेड ऑफ दी जो डिपार्टमेंट है उनका जो काउंटर साइन है वो इस बात का पर्याप्त सबूत है, दैट इज द सफिशिएंट प्रूफ कि ये साइन जो सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक के बताए जाते हैं ये उसी के हैं। प्राधिकार पत्र असली है, अथॉरिटी लेटर असली है और आप अधिकृत किए गए हैं उसकी ओर से। ठीक है, और इस बात का भी कि सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक छुट्टी अभिप्राप्त नहीं कर सकते, इस बात का भी पर्याप्त सबूत होगा। ठीक है ना, पर्याप्त सबूत होगा, यानी न्यायालय अगर ऐसा काउंटर साइन किया हुआ अथॉरिटी लेटर प्रस्तुत किया जाता तो आगे सबूत नहीं मांगेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मांग नहीं सकता। अगर गड़बड़ हो जाएगी तो काउंटर साइन प्रूव कराने के लिए फिर मंगाएंगे। ठीक है, लेकिन इन नॉर्मल कोर्स इट विल बी द सफिशिएंट प्रूफ, मामले में आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कहता इस आदेश में कमान ऑफिसर पद से ऐसा ऑफिसर अभिप्रेत है जो उस रेजिमेंट, कोर, पोस्ट, टुकड़ी या डिपो का तत्समय वास्तविक समादेशन करता है जिसमें वह ऑफिसर सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है। वास्तविक समादेशन करता है, वास्तविक इन रियल कमांड उसके पास, वैसे वो कमांडिंग अफसर नहीं है उस यूनिट का, क्योंकि जो कमांडिंग अफसर वो छुट्टी गए हुए हैं, उनकी जगह इंचार्ज कमांडिंग अफसर है। ठीक है ना, इंचार्ज कमांडिंग अफसर नहीं है, लेकिन वास्तविक समादेशन उसी के पास है इस समय, इसलिए वो भी इस अथॉरिटी लेटर पर एज ए कमांडिंग अफसर साइन कर सकता है। ठीक है ना, हालांकि स्पष्टीकरण ना लिखे तो भी बात वही रहेगी, क्योंकि इंचार्ज को सारी ताकतें रहती हैं,
लेकिन फिर भी कानून को स्पष्ट किया जाता है, इसलिए स्पष्टीकरण के माध्यम से ये बात कही गई। कहता है इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति स्वयं कार्य कर सकेगा, एक प्लीडर नियुक्त कर सकेगा। अगर ये व्यक्ति जिसे नियुक्त किया गया स्वयं ही प्लीडर है या कानून में सारा जो मामला है उसे हैंडल करने में समर्थ है, तब तो कोई बात ही नहीं। और या फिर अगर समर्थ नहीं है तो ये अन्य किसी प्लीडर को अपॉइंट भी कर सकेगा। तो कहता है ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उसकी अपनी ओर से वाद के अभियोजित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति स्वयं उसे ऐसे अभियोजित कर सकेगा या उसमें ऐसे प्रतिरक्षा कर सकेगा जैसे वह ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक करता, यदि वह उपस्थित होता या वह उस ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक की ओर से वाद अभियोजित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्लीडर नियुक्त कर सकेगा। दोनों काम हो सकेंगे, क्योंकि पक्षकार को स्वयं अपना मामला प्रस्तुत करने का हक यह भी होता है और प्लीडर नियुक्त करने का यह भी होता है। तो ये जो अथॉरिटी प्राप्त व्यक्ति है यह भी सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक के समान ही, अगर वो अनुपस्थित न होता, छुट्टी पर लेकर उपस्थित होता, तो जिस प्रकार वो प्रतिरक्षा कर सकता था, अर्थात स्वयं या प्लीडर की नियुक्ति द्वारा, ठीक है, वैसे ही ये व्यक्ति भी कर सकेगा स्वयं या प्लीडर की नियुक्ति द्वारा। फिर कहता है इस प्राधिकृत व्यक्ति पर या उसके प्लीडर पर की गई तामील उचित तामील होगी। अब तामील का झंझट खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि अधिकृत व्यक्ति आ गया। क्योंकि सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक वो हमें मिल जाए जरूरी नहीं, उस पर व्यक्तिगत तामील संभव हो आवश्यक नहीं, इसलिए तामील के लिए एक आदमी चाहिए। नाउ देयर इज ए पर्सन बिफोर द कोर्ट ऑन होम दे कैन सर्व द एवरी प्रोसेस विच विल बी इशूड बाय द कोर्ट, ठीक है ना। तो कहता है किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा नियम 1 के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी भी व्यक्ति पर या ऐसे व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त रीति से नियुक्त किसी भी प्लीडर पर तामील की गई आदेशिकाएं वैसे ही प्रभावी होंगी मानो उनकी तामील स्वयं पक्षकार पर की गई, ठीक है। द प्रोसेस में बी सर्व ऑन द पर्सन अपॉइंटेड एज ए ऑथोराइज्ड पर्सन फॉर द सेलर, सोल्जर और एयरमैन, एंड द प्रोसेस कुड आल्सो बी सर्व्ड on that pleader which has been appointed by the person authorized, ठीक है, जिसे अधिकृत व्यक्ति ने वकील नियुक्त किया है उस पर भी प्लीडर, उस पर भी प्रोसेस की तामील यानी संबंध की तामील की जा सकेगी, सभी आदेशिकाओं की तामील हो सकेगी। और इस प्रकार की गई तामील के संबंध में माना ये जाएगा कि जैसे कि ये पक्षकार पर स्वयं ही तामील कर दी गई, ठीक है ना, और मामले में कार्यवाही आगे चल सकेगी। यह हुआ सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक। इसे स्पेशल सूट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देयर इज अ स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइडेड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड फॉर द डिफेंस ऑफ सूट अगेंस्ट द सेलर, एयरमैन एंड सोल्जर, ठीक है। तो ये स्थिति है, इसीलिए स्पेशल सूट कहा जाता है। अब स्पेशल सूट निगमों द्वारा, कारपोरेशन आपको मालूम है, कई बार हमने कहा कि व्यक्तित्व, ठीक है ना, हैसियत ये कौन देता है? कानून। कानून हैसियत देता है, ठीक है। व्यक्तित्व का मतलब क्या हुआ? व्यक्तित्व का मतलब हुआ जो आप प्रतीत हो रहे हैं दूसरों को, आप केवल आदमी प्रतीत नहीं हो रहे, या प्रतीत नहीं बल्कि ये कहें जो आप होने का दावा कर रहे हैं। आप केवल आदमी होने का दावा नहीं कर रहे, आप छात्र होने का दावा कर रहे हैं, आप कर्मचारी होने का दावा कर रहे हैं, ठीक है ना। आप विभिन्न दावे हैं आपके,
और आपको जब जूरिस्प्रूडेंस हम बता रहे थे, पर्सनालिटी पढ़ा रहे थे, तो आपसे कहा गया था कि पर्सनालिटी व्यक्ति की होती है। ये बात ध्यान में कब आई थी? ये बात ध्यान में तब आई थी जब नाटक में क्या होता था, किसी ने राम का मुखौटा लगा लिया, भगवान राम का मुखौटा लगा लिया, तो अब वो क्या कर रहा है, भगवान राम की हैसियत में बात कर रहा है। भाई रामलीला में जो राम बनता है वो भगवान राम की हैसियत में बात करता है, ऐसे बात करता है मानो वो भगवान राम है नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति की दो हैसियतें हो सकती, एक वो चिरंजी लाल है और दूसरा इस समय उन्होंने भगवान राम का स्वरूप धारण कर रखा है, तो मंच पर वो भगवान रामी है और उसी के समान व्यवहार कर, ठीक है। तो दो हैसियतें हो सकती हैं व्यक्ति की, ये बात ध्यान में आई। यहां से ये ध्यान में आया कि व्यक्तित्व होता है, यानी आप कई अधिकारों का दावा कर सकते हैं, कई विशेषाधिकारों का दावा कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम अनेक रूपों में अर्थात अनेक व्यक्तित्वों में जीवन जी रहे हैं और प्रत्येक व्यक्तित्व या प्रत्येक रूप में मेरे अधिकार और कर्तव्य अलग अलग हैं और उन अधिकार और कर्तव्यों की आपूर्ति या उनका सम्मान दूसरों के द्वारा किया जाना चाहिए, ये दावा आपका हो सकता है, ठीक है ना, ये दावा आपका हो सकता है। एक बात कि व्यक्तित्व होता है, कई सारे व्यक्तित्व होते हैं, ये बात वहां से ध्यान में आनी शुरू हुई। फिर ध्यान में आया कि आपका व्यक्तित्व हो, ठीक है, एक व्यक्तित्व है जो ईश्वर ने आपको देकर भेजा है और उस व्यक्तित्व के नाते नहीं, व्यक्ति के नाते उसने कुछ अधिकार आपको दिए हैं, वही मूल अधिकार कहलाता है, जीवन का, समानता का, वही मूल अधिकार है जो ईश्वर ने आपको देकर भेजे। इससे एक बात और निकल रही, इसका मतलब आप किसी भी व्यक्तित्व के आधार पर कोई अधिकार अर्जित नहीं कर सकते जब तक कि आपसे सुपीरियर कोई अथॉरिटी आपको उस व्यक्तित्व के लिए अधिकार न दे, ठीक है। आप व्यक्ति के रूप में पैदा हुए, ठीक है, आप पैदा हुए और आदमी के रूप में पैदा होने के कारण आपने मूल अधिकार अर्जित किए। ये किसने दिए? सुपीरियर अथॉरिटी, ईश्वर, प्रकृति, ऑलमाइटी, कुछ भी कह लें, लेकिन ये आपको मिले हैं सुपीरियर अथॉरिटी से। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्तित्व में कोई भी अधिकार आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उस व्यक्तित्व को वो अधिकार आपसे सुपीरियर अथॉरिटी दे, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते। यहां से यह विचार जन्मा कि आपको कानूनी अधिकार और कानूनी कर्तव्य यह राज्य देगा, या यूं कह दें, आप भले ही आदमी के तौर पर पैदा हो गए और आदमी के तौर पर आपको वो अधिकार मिल गए जो ईश्वर ने दिए, जिन्हें मूल अधिकार कहते हैं, लेकिन फिर भी राज्य है जो आपको कानूनी अधिकार देगा और कानूनी अधिकार नहीं देगा। और अगर राज्य ने आपको कानूनी अधिकार देने का या न देने का फैसला किया तो आप राज्य के नागरिक या नागरिक नहीं है, इस बात का निर्णय हो जाएगा। अर्थात राज्य अपने नागरिकों को कानूनी अधिकार देगा, ठीक है, तो सबको नहीं देता कानूनी अधिकार। इसका मतलब आप व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन नागरिक न हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहां बहुत सारे लोग हैं जो नागरिक नहीं है, ठीक है, तो नागरिक के तौर पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। जिसे ये नहीं कहा
कि जो रोहिंग्या यहां रह रहे हैं हम सबको निकाल के बाहर कर देंगे, क्योंकि अनुच्छेद 21 और 14 उन्हें भी प्राप्त है यहां, ठीक है। लेकिन वोटिंग प्रोसेस में वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो नागरिक को प्राप्त अधिकार है। दे कैन नॉट वोट, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ आवर, ठीक है। वो हमारे देश के चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते। अब यही बात सड़क पर चलते लोगों को नहीं समझाई जा सकती, ठीक है। तो मूर्खों के गांव बसते मूर्ख अपना फेसबुक पर लगा हुआ है, लेकिन यह बात कमरे की हर वहीं बैठकर हो सकती है, ठीक है। नागरिक के तौर पर अधिकार यह अलग बात है। अब नागरिक नौकरी प्राप्त कर लेगा तो अब उसे मूल अधिकार है, नागरिक के तौर पर प्राप्त अधिकार है, नौकरी उसने कर लिया, कर्मचारी के तौर पर प्राप्त अधिकार ये भी रहेंगे उसे, ठीक है ना। तो आप विभिन्न व्यक्तित्वों को धारित करते हैं। अच्छा, यह भी हो सकता है कि आपके पास व्यक्तित्व ईश्वर प्रदत्त हो, राज्य आपको नागरिक भी मान रहा हो, लेकिन फिर भी अन्य प्रकार के अधिकार ना दे रहा हो। जैसे आप यहां पैदा हुए तो मूल अधिकार आपने अर्जित कर लिए क्योंकि ईश्वर प्रदत्त था, ठीक है। जैसे ही पैदा हुए वैसे इस देश के नागरिक हो गए, क्योंकि जन्म से नागरिकता मिलेगी। अगर आप भारत में कोई पैदा होगा तो उसे जन्म से नागरिकता मिल जाएगी इस देश की, ठीक है। यदि शायद उसमें यह भी लिखा है कि मां या बाप में से कोई एक, माता या पिता में से एक भारतीय है, ठीक है, तो जन्म से नागरिकता। ऐसे नागरिकता कैसे मिलेगी, ये संविधान के अनुच्छेद 6 से लेकर 11 तक लिखा हुआ है। उन तरीकों से नागरिकता आपको अर्जित हो जाएगी, लेकिन नागरिकता अर्जित होने से यह जरूरी नहीं है कि अन्य अधिकार भी आपको मिल जाए। पागल जन्मा, स्वस्थ चित्त व्यक्ति जन्मा तो जन्मते ही वो बड़ा तो नहीं हो जाएगा, तो विकृत चित्त चाहे जिस आयु में पहुंच जाए, और अवयस्क चाहे जब तक अवयस्क रहेगा तब तक, चाहे जिस आयु का रहे, बस अवयस्क की सीमा को पार न करे, उसके भीतर ही रहे, तो संविदा नहीं कर सकता। राज्य उसमें व्यक्तित्व नहीं मान रहा है, संविदा करने लायक। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य जीवित व्यक्तियों को भी कुछ प्रयोजनों से नागरिक मानने, कुछ प्रयोजनों से व्यक्ति मानने से इनकार कर सकता है, अर्थात व्यक्तित्व नहीं देगा, ठीक है, कुछ प्रयोजनों से। और राज्य जब वही व्यक्तित्व देता है, ठीक है, व्यक्तित्व कौन देता है? राज्य। व्यक्तित्व अर्थात कानूनी अधिकार और कर्तव्य ये कौन देता है? राज्य। ये सुपीरियर अथॉरिटी है। तो राज्य ऐसे लोगों को भी व्यक्तित्व अर्थात कानूनी अधिकार और शक्तियां, कर्तव्य ये दे सकता है जो तुम्हारी तरह आदमी नहीं है। और इन व्यक्तियों को आर्टिफिशियल पर्सनालिटी यानी कृत्रिम व्यक्तित्व या पाया हुआ कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। एक हम लोग व्यक्ति हैं जो जीवित हैं, और ऐसे व्यक्ति भी कानून में होते हैं जो आर्टिफिशियल पर्सनालिटी या कृत्रिम व्यक्तित्व कहलाते हैं। वो कृत्रिम व्यक्तित्व किसके हैं? फर्म, कंपनी। उन्होंने कहा किसने? बीएसएनएल का टावर है, ठीक है। तो बीएसएनएल कोई आदमी है, कोई कर्मचारी है, कोई जीवित व्यक्ति थोड़ा है, लेकिन बीएसएनएल का टावर है। उसी बात की जिस प्रकार ये मेरा मकान है, जिस भाव में हम बोलते हैं कि ये मेरा मकान है, उसी भाव में ये बात है कि ये बीएसएनएल का टावर है, ठीक है ना। जिस भाव में हम कहते हैं कि हमने इतना लाभ कमाया, उसी भाव में कहा जाता है बीएसएनएल ने इतना लाभ कमाया। यूपी स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वो व्यक्तित्व है, वो उसी भाव में व्यापार करता है जिस भाव में हम व्यापार करते हैं। काहे का? ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार व्यक्ति भी करता है और रोडवेज भी कर रही है। बिजली का व्यापार विद्युत निगम भी कर रहा और डालमिया और अन्य लोग भी कर रहे।
ये आर्टिफिशियल पर्सनालिटी यानी कारपोरेशन, निगम, ठीक है, ये हम लोगों की तरह जीवित व्यक्ति तो नहीं है। जब इन्हें आप अधिकार देंगे जीवित व्यक्तियों की भांति, तो अधिकार का वायलेशन इनके भी हो सकता है। आपके अधिकार का वायलेशन होगा तो आप सिविल सूट फाइल कर सकेंगे, इनके अधिकार का वायलेशन होगा तो इन्हें भी तो सिविल सूट फाइल करने का अधिकार होना चाहिए। आपको तंग करने के लिए या आप कोई दिक्कत किसी के सामने खड़ी करेंगे तो वो आपके खिलाफ मुकदमा लाएगा। ऐसे ये किसी के सामने दिक्कत खड़ी करेंगे तो वो इनके खिलाफ मुकदमा लाएगा। तो आप तो व्यक्ति हैं, आप WS वो भी साइन कर लेंगे, ठीक है, वाद पत्र वो भी साइन कर लेंगे, लीडर की नियुक्ति वो भी कर लेंगे। यानी वाद में अभियोजित करने के लिए या प्रतिरक्षा करने के लिए जिन कामों को करने की जरूरत है आप सब कर लेंगे, क्योंकि आप जीवित व्यक्ति हैं। लेकिन ये लोग कैसे करेंगे? ये तो जीवित नहीं है, ठीक है, इन्हें तो जीवित मान लिया गया है, राज्य ने इन्हें जीवित मान लिया है, कृत्रिम व्यक्ति की मान्यता दे दी है, ठीक है। इसलिए इनके द्वारा मुकदमा लाए जाने या इन पर मुकदमा आने की दशा में किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किए जाने जरूरी है। और वो कहां किए गए? आदेश 29। तो आदेश 29 और 30 इस पर कल बात कर लेंगे। देखें